गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल। मैं हूँ रागिब सर, आप देख रहे हैं मैथ बूस्टर 3.0। तो चलिए हम लोग आज एक बहुत ही खतरनाक सेशन करने जा रहे हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा बल्कि दिमाग में बैठ जाएगा, तो दिमाग में घुस जाएगा, आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड पर इसका अटैक होगा और आप पूरी तरह से एक ही लेक्चर में इसको समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र को प्रूफ करना, जो कि काफ़ी ही मुश्किल होता है और एग्जाम में 5 नंबर का, फिजिक्स में 6 नंबर का ये सवाल आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो चलिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको कि हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग करते हैं दर्पण सूत्र को प्रूफ। तो देखिए दर्पण सूत्र को प्रूफ करने के लिए आपको कुछ डायग्राम को समझना होगा, डायग्राम बनाना होगा, आपको ये अवतल दर्पण बनाना होगा। ध्यान दीजिए मैं जैसे करूँगा बस आपको वैसे करना है और बिल्कुल आसानी से इसको समझ लेना है, बहुत आसानी से सीधा सबकॉन्शियस माइंड में आपके सेट हो जाएगा। तो दर्पण सूत्र ये हम बना दिए प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष हमको पता है कि ये इसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ से हम लोग फोकस ले लेते हैं और फोकस से यहाँ ले लेते हैं वक्रता केंद्र। तो बियॉन्ड वक्रता केंद्र यहाँ पास एक वस्तु को खड़ा कर देते हैं, एक वस्तु को मोदी जी को खड़ा कर दिए। अब देखिए इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए बी। अब प्रधान अक्ष के समांतर एक एक किरण को ले जाते हैं, हमको पता है थोड़ा सीधा ले जाते हैं। मोदी जी का नाम लेते ये भी घबरा गया, तो चलिए पूरी तरह से घबरा गया, ये क्या हो रहा है, ये सीधा हो गया। तो प्रधान अक्ष के समांतर जाने के बाद वो कहाँ से गुजरेगा, तो वो फोकस से गुजरेगा। प्रधान अक्ष के समांतर जाने के बाद वो किरण फोकस से। इतना समझ में आया कि सबसे पहले दर्पण बनाना है, उसके बाद ध्रुव बनाना है, फोकस, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र के बाहर एक वस्तु को खड़ा कर देना है और उसके प्रधान अक्ष के समांतर जाने के बाद फोकस से गुजर गया। फिर आपको क्या करना है, दूसरा इसको फोकस से लाना है। इस डायग्राम को याद रखिए, इसको लाएंगे हम लोग फोकस से। थोड़ा सा हाथ मेरा कांप रहा है, क्यों? चलिए तो हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पास बराबर दूरी नहीं लेने की वजह से ऐसा हो गया, यहाँ बढ़ा देते हैं। तो मेरा इमेज बन के तैयार हो गया यहाँ पास सी और एफ के बीच में। चलिए इसको बोल दिए ए डैश, इसको बोल दिए बी डैश। इतना आपको समझ में आया, इतना फिगर बनाना आपको। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं इस फिगर को बिल्कुल अच्छे से। चलिए इसका भी नाम रख देते हैं, द्वारक बोलते हैं इसको, एम और एन नाम रख दिए, ठीक। तो इतना फिगर आपको समझ में आया कि क्या करना है। सबसे पहले अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण बनाने के बाद ध्रुव एफ और सी के बाहर एक वस्तु को लेना है, वस्तु को प्रधान अक्ष के समांतर, फिर प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, फोकस से चली गई, फिर यहाँ से हम इसके लाए फोकस से, तो फोकस से आने वाली किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। इतना कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट को लिखेंगे, जैसे यू मतलब क्या होता है, वस्तु दूरी। यू किसको कहते हैं पता आप लोग को, यू कहते हैं वस्तु दूरी को। यहाँ देखिए वस्तु दूरी मतलब जिसको रखे हैं, तो वस्तु दूरी कहाँ है, ये P से लेके यहाँ बस खड़े हो दीजिए, तो P से लेके, तो ये मेरा P हो गया वस्तु दूरी, ठीक। अब आपको पता है कि दर्पण के इस तरफ जितनी भी चीज़ें होती है वो माइनस में होती है। तो दर्पण के इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड, तो दर्पण के लेफ्ट साइड ये, तो ये माइनस हो जाएगा वस्तु दूरी। फिर हम लोग भी लेते हैं, भी मतलब प्रतिबिंब दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब यानी फोटो की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। अब समझिए प्रतिबिंब दूरी कहाँ है, तो मेरा प्रतिबिंब बना है ये, तो P से लेके A डैश, P से लेके A डैश, तो P से लेके A डैश लिया। अब ये भी दर्पण की इस तरफ, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद हम लोग F लेते हैं, F मतलब फोकस दूरी, F मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब देखिए फोकस कहाँ है, ये मेरा फोकस है F, तो मतलब P से लेके F। अब देखिए F जो है वो भी दर्पण के इस तरफ है, तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि दो त्रिभुज को क्या प्रूफ करना है, दो त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना। तो आप पहले ये समरूप का कंसेप्ट समझ लीजिए कि समरूप क्या होता है। जिसका एक जैसा चेहरा हो उसको समरूप कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है,
फिर भी ये एक दूसरे के समरूप हो सकता है क्योंकि इन दोनों का चेहरा एक जैसा है। जैसे ये घनाभ बना दिए और एक और हम लोग घनाभ बना दिए, तो एक जैसा स्ट्रक्चर एक दूसरे के बड़ा हो छोटा हो उससे लेना देना नहीं है। इस तरह बना दिए तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ये आपस में समरूप है। मतलब छोटा हो इतना बड़ा हो इतना बड़ा हो, लेकिन जो एक जैसा स्ट्रक्चर हो तो उसका क्या बोलते हैं हम लोग, समरूप बोलते हैं। तो समरूप के लिए हम लोगों को दो त्रिभुज के किसी दो कोण को बराबर करना होगा। अगर दो त्रिभुज का कोई दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। कैसे संगत भुजा का अनुपात, ये थेल्स पर में भी, चलिए एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं संगत भुजा क्या है। जैसे इसको बोल दिए ए बी सी और इसको बोल दिए हम लोग पी क्यू आर, इसको बोल दिए हम लोग पी क्यू आर। आप समझिए थोड़ा देर के लिए कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होगा समरूप, अभी करेंगे। समझिए आप थोड़ा देर के लिए, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, मतलब इसका ये वाला जो भुजा है ए बी अब बटा इसका ये वाला भुजा पी क्यू, फिर बराबर बी सी नीचे वाला आधार इसका क्यू आर, ये बराबर होगा, फिर बराबर इसका ये वाला ए सी अब बराबर इसका हो जाएगा पी आर। तो ये भुजा बराबर। तो आपको समझ में आया कि समरूप क्या होता है कि जब दो त्रिभुज का रूप एक जैसा हो, अगर उसको हम समरूप साबित कर दिए तो उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, उसको हम समरूप बोलेंगे। तो इसकी मदद से हम लोग इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग प्रूव करने से पहले ये वाले त्रिभुज पर ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज, मतलब आमने सामने वाला, इसके सामने ये जो इस त्रिभुज में इस त्रिभुज को लेते हैं। देख लीजिए, आपको याद रखना है कि किस किस त्रिभुज को लेते हैं। इस त्रिभुज को पहले लेना, तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी एफ एवं त्रिभुज ये था ए बी एफ, इसको ले लिए पी एफ एन, त्रिभुज पी एफ एन में। समझ में आया किस त्रिभुज में हम लोग काम किए, एक किए ए बी एफ में, एक किए पी एफ एन में। चलिए इसको समरूप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये इसका 90 डिग्री है और यहाँ इसका 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब जिस एंगल को हम लोग बराबर करेंगे उस कोण को बीच में रखेंगे, तो बीच में रखेंगे तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए एफ बराबर एंगल एन पी एफ। ये कितना है, 90 डिग्री है, बहुत अच्छे। अब आपको पता होगा कि अगर इस तरह से कोई क्रॉस होता है तो ये आमने सामने की भुजा को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, जो बराबर होता है, या सम्मुख कोण बोलते हैं। ये आमने सामने की भुजा जो होती है वो आपस में बराबर होती है, उसको हम लोग सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो अब वो देखिए कि इसमें इन दोनों त्रिभुज में ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जिसको हम सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल, इसको अब इसको ले रहे हैं एफ को, तो बीच में डालेंगे बी एफ ए बराबर पी एफ एन, एंगल पी एफ एन। ये क्या होगा, ये सम्मुख होगा। ये क्या होगा, सम्मुख कोण से। बात समझ में आया? उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और जब दो त्रिभुज के कोण बराबर होंगे तो वो समरूप हो जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी एफ समरूप का साइन ऐसे होता है, नागिन डांस। ये हो गया नागिन डांस, समरूप का साइन। त्रिभुज ए बी एफ समरूप है त्रिभुज पी एफ एन के, जब ये समरूप है तो इसकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो इसका संगत भुजा ये ले लिए इन त्रिभुज का ए बी एफ का, ए बी बटे में पी एन, ए बी बटे में पी एन बराबर, इसका काम नहीं है, इसको लेंगे ए एफ बटे में पी एफ, उधर से ले लिए इस त्रिभुज का ये लिए, फिर इसका ये ले लिए, फिर इस त्रिभुज का ये लिया, इसका ये ले लेंगे पी एफ, और इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन में। उम्मीद है कि ये समझ में आया आपको।
किस तरह से काम किए आमने सामने वाले त्रिभुज में। फिर पुनः हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बस पकड़ना कि हम किसको किसको समरूप कर रहे हैं। पहले इन दोनों को किया आमने सामने वाले को, अब हम लोग फिर इसी तरह से इन दोनों को करेंगे, इसको और इसको, ये वाले त्रिभुज एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ को, मतलब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेंगे। देखिए कैसे ले रहे हैं हम लोग, फिगर बनाने के बाद ये आमने सामने वाले त्रिभुज और ये आमने सामने वाले त्रिभुज, बस इन दोनों त्रिभुज को पकड़ रहे हैं, यही आपको फोकस करना है। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज एम पी एफ, ठीक है, एम पी एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, बहुत अच्छे, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, समझ में आया कौन त्रिभुज है। अब इसको भी हम लोग को समरूप करना, तो देखिए ये कोण 90 डिग्री है और यहाँ का ये कोण 90 डिग्री है, तो ये दोनों को तो हम लोग लिख देंगे सेम उसी तरह से। तो लिखेंगे जिसको ले रहे हैं उसको बीच में रखेंगे, तो लिखेंगे एंगल बी डैश ए डैश एफ बराबर एंगल पी एम पी एफ बराबर 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि ये कोण भी आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जिसको ले रहे हैं उसको बीच में रखेंगे, ए डैश एफ बटा बी डैश बराबर और पी एम एफ पी बराबर सम्मुख कोण। जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरी कोण भी बराबर ही होंगे और वो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज एम पी एफ समरूप, मतलब नागिन डांस, एम पी एफ त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजा का भी अनुपात बराबर होगा। तो इसका हम लोग ये पकड़ते हैं एम पी, इसके एम पी को पकड़ लेते हैं और इसके ए डैश बी डैश को पकड़ लेते हैं, ठीक है, हाँ जी ठीक है, और बराबर इसके पकड़ लेते हैं पी एफ को, किसको पकड़ लिए, पी एफ को, और इसके पकड़ लिए ए डैश एफ को, किसको, ए डैश एफ को। चलिए ए डैश एफ को। अब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि ये जितना बड़ा है, ये जितनी बड़ी वस्तु है उसका फोटो भी उतना बड़ा है, ठीक है, उसको मतलब ये बराबर है। हम लोग ये कहेंगे कि ए बी जितना बड़ा है, मोदी जी जितने बड़े हैं उतने बड़े ये एम पी भी है, यहाँ से लिख दिए। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जितना बड़ा ए डैश बी डैश है उतना बड़ा पी एन भी है, ये दोनों बराबर है, ए डैश बी डैश बराबर पी एन, इतना हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इतना लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे एम पी के बदले ए बी लिख सकते हैं, तो वहाँ एम पी के बदले ए बी लिख दिए, नीचे में ए डैश बी डैश के बदले हम लोग पी एन लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश के बदले हम लोग पी एन लिख सकते हैं। देख लीजिए एम पी और ए बी बराबर है तो एम पी के बदले हम लोग ए बी लिख दिए, ए डैश बी डैश पी एन के बराबर है तो ए डैश बी डैश के बदले हम लोग पी एन लिख दिए। अब बराबर इधर जैसे हैं पी एन बटा ए डैश एफ डैश, इसको ऐसे रहने दिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए अब हम लोग एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ए बी और एफ त्रिभुज लिए, इस वाले त्रिभुज को लिए और इसका ये कोण, इसका ये कोण, इसका ये कोण, इसका दोनों को समरूप किए और संगत भुजा लिए। संगत भुजा में पहले ये लिए ए बी और फिर लिए ये, फिर लिए इसको और फिर लिए इसको, फिर इस तरह से एक इक्वेशन बन गया। फिर दोबारा हम लोग इसके आमने सामने वाले त्रिभुज के लिए एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ, इसमें हम लोग देखिए ये वाला भुजा का अनुपात लेंगे और ये वाले भुजे का अनुपात लेंगे। इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 बन के तैयार हो गया। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और थोड़ी से काम आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसी को मिटाते हैं। अब आप इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 को थोड़ा गौर से देखिए। हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 एवं 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 का LHS साइड बराबर है और इसका भी LHS साइड बराबर है। जब दोनों का LHS साइड बराबर है इसका मतलब RHS साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं EF बटे PF बराबर होगा PF बटे
पी एफ बटे ए डैश एफ के, यहाँ से हम लोग लिख दिए। चलिए समझ में आया। LHS साइड बराबर था, इन दोनों का LHS साइड बराबर था, मतलब RHS साइड भी बराबर होंगे। तो अब इसको हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और हमारा क्वेश्चन लगभग बन के तैयार ही हो गया। तो PF को PF से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, PF स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AF को हम लोग गुना करते हैं, AF को हम लोग गुना करते हैं A डैश F से, AF को किससे गुना करते हैं, A डैश F से। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। अब यहाँ से AF, यहाँ से मेरा AF है, तो चलिए हम इस लाइन को पकड़ते हैं, इस पूरे वाले प्रधान अक्ष को। यहाँ मेरा रहा A, बीच में रहा मेरा F और यहाँ पास रहा मेरा P। देखिए अब ये AF है, AF को हम इस AF को लिख सकते हैं कि पूरे PA में से अगर हम माइनस कर देते इस PF को, पूरे PA में से हम इस PF को माइनस कर देते हैं तो हमारा AF बचेगा। समझ में आ रही बात। हम यहाँ से इस पूरे को उठा लिए और हम लोग क्या किए कि इस पूरे PA में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं PF को तो मेरा AF बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो हम लोग इस PF स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने देते हैं PF स्क्वायर, और इस AF के बदले हम लोग लिख सकते हैं PA माइनस PF, इसके बदले हम लोग लिख दिए PA माइनस PF, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बड़ी बात नहीं है। फिर इसी प्रकार से A डैश F को उठाएंगे। देखिए ये वाला A डैश F को यहाँ हमेशा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, इसलिए हम ध्रुव से इसको लेते हैं, ध्रुव से मापते हैं। तो एक लाइन इसके पकड़े, यहाँ पास A डैश लिए, A डैश, फिर उसके बीच में F डाले और प्रधान ध्रुव लिए। अब यहाँ देखिए A डैश F को हम कैसे लिख सकते हैं, A डैश F पूरे PA डैश में से अगर हम PF घटा दें, पूरे PA डैश में से अगर हम PF घटा दें तो मेरा क्या बचेगा, A डैश F बचेगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि PA डैश माइनस PF, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं और आगे इसको मिटाते हैं। मेरा काम लगभग में हो गया। चलिए देखते हैं, इस PF का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, PF का स्क्वायर बराबर PA को PA डैश से गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो जानते हैं हम लोग PA को गुना करेंगे PA डैश से, ठीक है। फिर इस PA को गुना करेंगे माइनस PF से, तो माइनस PA गुना PF, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, इस माइनस PF को इससे गुना करते हैं इस बार, और फिर इसको इससे गुना करते हैं। तो माइनस PF को इससे गुना किए तो माइनस PF गुने PA डैश, ठीक है। फिर इसको माइनस गुने माइनस प्लस PF स्क्वायर। देखिए इस PF स्क्वायर से इस PF स्क्वायर, जय हिंद जय भारत, खत्म हो गया, बचा क्या, 0। अब यहाँ से देखिए PA, तो PA के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस U लिख सकते हैं। तो PA के बदले माइनस U लिख दिए इंटू PA डैश, तो PA डैश के बदले हम लोग क्या लिख दिए, माइनस V लिख दिए, PA डैश के बदले माइनस V लिख दिए, यहाँ बीच में माइनस है, माइनस रहेंगे। PA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस U, तो PA को हम लोग लिख दिए माइनस U, ठीक है। फिर इंटू PF, ये मेरा था PF, तो PF को हम लोग लिख दिए माइनस F, PF को क्या लिख दिए, माइनस F, फिर माइनस, और PF को अभी तुरंत हम लोग क्या लिखे हैं, माइनस F, तो यहाँ से हम लोग ले लिए माइनस F और इंटू PA डैश, तो PA डैश मतलब कि माइनस का भी, तो यहाँ से ले लिए माइनस का भी, ठीक है, ये भी। तो अब यहाँ से हम लोग 0 रहने दिए, माइनस गुने माइनस प्लस U भी हो गया, माइनस को माइनस से किए तो प्लस U, और फिर प्लस को माइनस से तो माइनस UF, फिर माइनस को माइनस से किए तो प्लस, और प्लस को माइनस से तो माइनस F भी। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं 3, और इक्वेशन 3 में दोनों तरफ U भी F से भागा लगा देंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन 3 में LHS, इक्वेशन 3 में U भी F से भाग देने पर
UBF से भाग देने पर। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं इसको, इधर इरेज कर रहे हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए नहीं मिटाते, यहीं कर देते हैं। फिर 0 को अगर UBF से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। चलिए दे ही देते हैं, क्या जा रहा है मेरा, UV को किससे भाग देंगे, UVF से। फिर माइनस UF को किससे भाग देंगे, UVF से। फिर FV को किससे भाग देंगे, भाग देंगे कि कट ही जाए F से। चलिए अब देखिए, इससे पूरा हुआ तो ये तो मेरा 0 रह गया, ठीक है। U से U खत्म, V से V खत्म, तो बचा 1/F, ठीक। अब देखिए U से U खत्म हो गया, F से F खत्म हो गया, बचा 1/V। फिर देखिए माइनस डाल दिए, F से F खत्म हो गया, V से V खत्म हो गया, बचा 1/U। इतना बचा। अब क्या करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। चलिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए इसको इस उधर F ऐसे रहने, इसको इधर ले आए तो 1/V हो जाएगा, प्लस में ये माइनस में इधर आ जाए तो 1/U हो जाएगा, और इसको इधर ही रहने दिए तो 1/F। इस तरह से हमारा मिरर फार्मूला हो गया प्रूव्ड। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा क्या लेंस सूत्र को भी प्रूव किया जाए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, हम बहुत आराम से बताएं। और एक बार अब इसी सवाल को आप क्या कीजिएगा, जब आप एक बार देख के बना लिए हैं इधर से, तो आपको कम से कम 2 या 3 बार इसी सवाल को बनाना, फिर पूरे क्लास 10 के लिए और सब दिन के लिए आपको याद हो जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि लेंस फार्मूला को प्रूव किया जाए या नहीं। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।